एक छोटा सा मोहल्ला था जिसकी गलियां तंग और दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखाई देते थे। हर घर के अंदर एक अलग कहानी थी, मगर सबकी जबान पर एक ही जुमला होता था, खुदा सबका भला करे। उन्हीं गलियों में एक छोटे से घर में रजिया रहती थी, एक गरीब मगर बाइज्जत लड़की। इसके वालिद कासिम कभी एक मजबूत जिस्म और मेहनती मिजाज के मालिक थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें चारपाई तक महदूद कर दिया था, जो सहन के एक कोने में बिछी रहती। अब उनकी सांसें चलती थीं, बाकी सब कुछ राख चुका था। माँ फातिमा सिलाई मशीन के पीछे बैठकर दिन रात कपड़ों में जिंदगी सनती थी। ये कमीज कल शाम तक दे दूंगी बीबी जी, बस दुआ करे बच्ची की किस्मत अच्छी हो जाए, वो अक्सर ग्राहकों से कहती। रजिया उनकी बड़ी बेटी थी, इससे छोटे 2 भाई और एक बहन अभी स्कूल जाते थे। माँ के पास वक्त नहीं होता था, इसलिए घर की सफाई, खाना पकाना और छोटों का ख्याल रखना सब इसके जिम्मे आता। सुबह का आगाज चूल्हे की आग से होता और रात का इख्तिताम अपने हिस्से के बिस्तर पर खामोश आंखों के साथ। वो अक्सर रातों को जागती, आसमान को तकती और आहिस्ता से खुद से सवाल करती, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए है? रजिया का दिल चाहता था कि वो भी कॉलेज जाए, पढ़ लिख कर कुछ बने, मगर हर दिन की जरूरत ने इस ख्वाहिश को दफन कर दिया था। वो कभी सोचती, काश मेरी माँ सिर्फ माँ होती, मजदूर ना बुनती, मगर फौरन ज़मीर मलामत करता, ये सब कुछ उनके सहारे है। वो अपने ख्वाबों से नजरें चुरा लेती। बावर्ची खाने में धुएं के साथ आंखों का नम होना अब मामूल बन चुका था। एक दिन माँ फातिमा जल्दी जल्दी घर आए, उनके चेहरे पर एक अजीब सा जोश था। रजिया, जल्दी आ, देख आज कितनी अच्छी बात हुई। रजिया दोपट्टा सीधा करते कमरे से निकली। क्या हुआ उम्मी? माँ ने कहा, रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, कहते हैं लड़का दुबई में काम करता है, बस थोड़ा गुस्से का तेज है, मगर कमाता अच्छा है। रजिया के कदम थम गए। अम्मी, अपने देखा है लड़के को? माँ ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, लेकिन लड़के की खाला मोहल्ले में रहती हैं, वो बहुत नेक औरत है। कह रही थी लड़का माशाअल्लाह बहुत समझदार है, बस जरा मिजाज का सख्त है। कासिम ने भी तकिए के सहारे उठकर बात की, बेटी, हमारे बस में नहीं कि हर बात जांची, बस चाहते हैं कि तो इज्जत से अपने घर चली जाए, तेरे बाद बाकी बच्चों की भी फिक्र है। रजिया ने सर झुका लिया, कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। दिल में एक खौफ था, जैसे किसी अंधी गिली में कदम रख रही हो, मगर जुबान से कुछ भी ना निकला। इसे इल्म था कि इनकार का मतलब होगा मजीद कई साल इसी छत तले उन्हीं जरूरतों में फंसना। वो खामोश रही। अगले ही हफ्ते बात पक्की हो गई। रुखसती का दिन आ गया। वही घर जो बरसों से इसका था, अब सिर्फ चंद घंटों की मेहमान नवाजी पर तैयार था। रजिया दुल्हन बनी बैठी थी, सारुख जोड़ा, मेहंदी से सजे हाथ, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई निशान नहीं था। रजिया, ये सब तेरा ख्वाब था ना? अब पूरा हो गया, छोटी बहन ने खुशी से कहा। रजिया ने आहिस्ता से इसके सर पर हाथ रखा। हाँ, ख्वाब तो पूरा हो गया, मगर उसके लहजे में कुछ अधूरा था, जैसे वो जानती हो कि यह ख्वाब सिर्फ दिखावे का है। बारात आई, शोर हुआ, निकाह पढ़ाया गया। शौहर से मुलाकात सिर्फ एक रस्मी मुसाफहे तक महदूद रही। कैसी हो? उसने बेदिली से पूछा। ठीक हूं, रजिया ने निगाह झुकाते हुए कहा। वो पहली नजर में ही समझ गई थी कि यह शख्स वो नहीं जिसका अक्स मां ने सुनाया था। रात का वक्त था। रजिया नए घर की दहलीज पर कदम रख रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। मां की आवाज दिमाग में गूंज रही थी, इज्जत से रुखसती हो जाए, बस यही दुआ है। वो दिल में सोचती गई, ये कैसी इज्जत है जहां सच छुपा लिया गया, ये कैसी रुखसती है जो खौफ से लबरेज है। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा। अब वो इसका नहीं था। इसका बचपन, इसका कमरा, इसका छोटा सा आईना, सब पीछे रह गया और वो एक नए रास्ते पर कदम रख चुकी थी, जिसका अंजाम सिर्फ वक्त बता सकता था। रुखसती के अगले दिन सुबह रजिया की आंख हल्के शोर पर खिली। नया माहौल, अजनबी चेहरों वाली दुनिया और उसके अंदर एक बेनाम घबराहट। कमरे में शौहर मौजूद नहीं था। सास ने दरवाजा खोला,
एक नफरत भरी निगाह इस पर डाली, फिर आहिस्ता से बोली, उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। नए घर की बहू हो, सबकी नजरें तुम पर होंगी। रजिया ने जल्दी से दोपट्टा लिया, तैयार हुई और नीचे आ गई। नाश्ता खामोशी से होता रहा। सास, नंद और देवर सब मौजूद थे, लेकिन किसी ने ज्यादा बात नहीं की। शौहर जाहिद कहीं दिखाई न दिया। उसने सास से पूछा, उम्मी जी, जाहिद कहाँ है? सास ने चाय का कप मुंह से लगाते हुए कहा, काम पर गए हैं, देर से आएंगे, उनका वक्त अलग है। शाम को वो आया। कपड़ों से सिगरेट और कुछ अजीब सी तेज बो आ रही थी। रजिया ने दरवाजा खोला तो उसने कुछ नहीं कहा, सीधा अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गया। वो पास आई, खाना ला दूं? उसने हाथ के इशारे से मना किया और आंखें मूंद ले। वो समझी शायद थका हुआ है, मगर ये मामूल बन गया। जाहिद ज्यादातर वक्त घर से बाहर रहता, आता तो खामोश गुस्से से भरपूर। एक दिन रात गए वापस आया, दरवाजा पीटने की आवाज से घर गूंज उठा। रजिया ने घबरा कर दरवाजा खोला तो जाहिद नीम मदहोश था, कपड़े गर्द आलूद थे और चेहरे पर गुस्सा। वो अंदर आते ही चीखा, ये दरवाजा बंद क्यों किया था? क्या किसी के साथ थी? रजिया के हाथ से पानी का जुग गिर गया। नहीं, मैं तो। वो कुछ बोल भी न पाई कि जाहिद ने दीवार पर मुक्का मारा। बहुत होशियार बनती हो, शक्ल मासूम और दिल काला। वो बड़बड़ाता रहा और रजिया सहम कर एक तरफ खड़ी रही। 2 दिन बाद किसी काम से बाहर निकलने लगी तो जाहिद ने रोक दिया। कहाँ जा रही हो? उम्मी के घर, उनसे दवाई लेने जाना था। अबू की तबीयत पूछनी थी। इसने हिम्मत करके कहा, तुम खुद ही डॉक्टर बन गई हो, हर वक्त अपने माँ बाप का नाम लेकर बाहर निकलने का बहाना ढूंढती हो। रजिया ने निगाहें नीची कर ले। बस 2 घंटे में आ जाऊंगी। जाहिद ने इसका मोबाइल हाथ से ले लिया। क्या इस नंबर पर बात करती हो? ये कॉल लिस्ट क्यों भरी है? रजिया ने बेयकीनी से मोबाइल की तरफ देखा। ये तो उम्मी, भाभी और तानिया के नंबर हैं। झूठ बोलना बंद करो। अब तुम मेरी बीवी हो और मेरे उसूलों पर चलूगी। उसके बाद से इसका मोबाइल महदूद हो गया। आजादी खत्म और बात बात पर शक का तूफान। एक दिन रजिया अपने ससुराल के सहन में झाड़ू लगा रही थी, जब पड़ोस की औरत ने आकर सलाम किया। जाहिद बालकोनी में खड़ा था, फौरन नीचे आया और इस औरत को घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने हैरत से कहा, बस सलाम दुआ के लिए आई थी। बहू नहीं है ना? जाहिद ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी औरत से दूर रहा करो। औरत ने हैरत से इसे देखा और खामोशी से वापस चली गई। रजिया शर्मिंदगी से झक गई। अगले दिन वो बावर्ची खाने में सालन पका रही थी कि जाहिद दाखिल हुआ। खाने में नमक ज्यादा क्यों है? शायद हाथ से ज्यादा पड़ गया, मुआफ कर दी, मैं दूसरा बना देती हूं, वो बोली। उसने गुस्से से सालन का बर्तन जमीन पर पटक दिया और सालन फर्श पर बखर गया। मुआफी से कुछ नहीं होता, एक खाने के भी लायक नहीं हो। रजिया जमीन पर झककर सालन समेटने लगी। आंखों में आंसू थे मगर जबान बंद। ससुराल वालों का रवैया भी अजीब होता जा रहा था। वो सब कुछ देखते सुनते मगर कभी कुछ न कहते। एक बार नंद ने आहिस्ता से कहा, जाहिद के मिजाज से सब वाकिफ हैं, तुम भी अब समझदारी से चलो। शौहर है, बर्दाश्त करना पड़ता है। रजिया खामोश रही। वो जान गई थी कि यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। रजिया ने कई बार सोचा कि मां को फोन करे, लेकिन इसका शौहर तो पहले ही छीन चुका था। अब हर दिन एक नया इम्तिहान था। शौहर की गैर हाजिरी, गुस्सा, शक और बेहिस्सी, और एक घर जो सब कुछ जानता था मगर आंखें बंद किए बैठा था। रजिया रात को सोने से पहले सिर्फ एक दुआ मांगती, आ अल्लाह मुझे बचा ले। सुबह अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुई थी कि रजिया ने महसूस किया जाहिद घर में नहीं है। रात का दरवाजा वैसे ही खुला छोड़ गया था। वो दबे कदमों बाहर निकली और गेट की चटखनी बंद करने लगी कि पीछे से एक आवाज आई, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वो चौंकी तो जाहिद था। आंखें सारुख, कमीज पर मिट्टी के निशानात और लहजे में वही दरिंदगी। दरवाजा बंद करने निकली थी। उसने आहिस्ता से कहा, या फिर किसी को बाहर छोड़ने आई थी?
आप हर वक्त शक क्यों करते हैं? रजिया की जबान से बेसाख्ता निकल गया। इसी लम्हे जाहिद का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और अगले ही लम्हे इसके गाल पर निशान छोड़ गया। मेरे सामने जबान चलाती हो। इसके बाद 2 दिन तक वो खामोश रहा, लेकिन इस खामोशी में तूफान दबा हुआ था। रजिया घर के काम करती रही, आंखों में सूजन और दिल में बेचैनी लिए। फिर एक दिन जाहिद शाम को घर आया, नशे में धत, जोर जोर से दरवाजा बजाया। रजिया ने दरवाजा खोला तो वो इसे बाजू से घसीटकर बाहर लाने लगा। क्या कर रहे हैं अब? आज सबको दिखानी है तुम्हारी हकीकत, वो चीख रहा था। छोड़ी प्लीज। रजिया की आवाज बेबसी से लरज रही थी, मगर जाहिद ने इसे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। गली में शोर मच गया, लोग जमा होने लगे। कोई बाहर झांक रहा था, कोई मोबाइल निकाल रहा था। ये औरत मेरी बीवी नहीं, एक तवाइफ है, जाहिद चीखा। मैं इसे बेच दूंगा, आज नीलामी लगा दूंगा। रजिया ने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। मगर उसकी चीखें तमाशे का हिस्सा बन चुकी थी। किसी ने आगे बढ़कर हाथ न रोका। वीडियोज बन रही थीं और हर आंख में तमाशा देखने का नशा था। इसी वक्त एक सफेद रंग की महंगी गाड़ी शोर की समत आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से एक शख्स उतरा। लंबा, पुरकशिश सूट में, सन ग्लासेस आंखों पर, चलने का अंदाज जैसे सड़क इसी के लिए बनी हो। लोगों की नजरें खुद ब खुद इस पर टूट गईं। वो सीधा जाहिद के सामने आकर रुका। क्या हो रहा है यहाँ? जाहिद बिखरा हुआ सा बोला। ये मेरी बीवी है जो तवाइफ निकली, इसे बेच रहा हूं। वो शख्स चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा, कितने में बेचोगे? जाहिद ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा। तो खरीदने आया है, जितना कहोगे दूंगा, लेकिन अभी इसी वक्त उसे मेरे हवाले कर दो। रजिया फर्श पर गिरी हुई थी, मिट्टी से अटे बाल, ढलका दोपट्टा, लरजता जिस्म। इसकी नजरें इस अजनबी शख्स पर गईं जिसके चेहरे पर गुरूर था, लेकिन आंखों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ मुशाहिदा। तलाक देता हूं, इसे ले जाओ मेरी तरफ से, ये फारिग, जाहिद ने जोर से कहा और इर्द गिर्द के हुजूम ने तालियां नहीं, कैमरे ऊंचे किए। वो शख्स आगे बढ़ा, रजिया के पास झुका। एक लम्हे को खामोशी हुई। चिल्लू, उसने सर्द लहजे में कहा, जैसे एहसान न कर रहा हो, सिर्फ फैसला सुना रहा हो। रजिया का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वो पीछे सरक गई। आप कौन है? मुझे कहां ले जा रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। हाथ जमीन पर सहारा लेते हुए पीछे हटने लगे। वो शख्स झुका, इसके करीब आकर बोला, मैं वो हूं जिसने फैसला कर लिया है कि अब तुम यहां नहीं रहोगी। रजिया की आंखें खौफ से भर गईं। अब मुझे ले जाकर क्या करेंगे? वो हंसा नहीं, मुस्कुराया भी नहीं, बस गर्दन झुकाए आहिस्ता से बोला, तुम्हारा हाल इससे बेहतर होगा जो ये शख्स तुम्हारे साथ कर रहा है। ये जुमला ना तसल्ली था ना धमकी, बस एक ऐलान। वो उसके सामने खड़ा हुआ जैसे इख्तियार इसी के पास हो। रजिया को उसकी आवाज, इसका अंदाज सब कुछ खतरनाक लगा, लेकिन जाहिद के हाथों जिल्लत का जो जायका वो चख चुकी थी। इसके सामने ये अजनबी शख्स एक अंधी सुरंग की तरह था, ना मंजिल का पता ना रोशनी का यकीन। जाहिद हंसते हुए पीछे हटा। ले जा इसे, देखता हूं तुझ जैसे नवाब को भी ये कितने दिन बर्दाश्त होती है। वो शख्स खामोशी से पलटा, गाड़ी का दरवाजा खोला। रजिया चंद लम्हे वहीं बैठी रही, फिर जैसे अंदर ही अंदर हार मान गई। लड़खड़ाते कदमों से वो गाड़ी की तरफ बढ़ी। लोग देखते रहे, कोई कुछ न बोला। कार में दाखिल होते ही इसने पहला सवाल किया, अब कहां ले जा रहे हैं मुझे? ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने जवाब दिया, कहीं दूर, जहां शोर नहीं, तमाशा नहीं। रजिया की सांस रुकी, हाथ दोपट्टे पर गया जिसे खुद को समेट रही हो। कार शहर से बाहर निकलकर एक निजी रास्ते पर मुड़ गई। बड़ी दीवारों के बीच दरख्तों की कतार के पीछे एक अजीम अलशान बंगला आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हुआ। सफेद संगमरमर, लंबे सुतून, रोशनियों से जगमगाता दरवाजा। रजिया की आंखें चिंधिया गईं। ये कौन सी जगह है? वो सरगोशी में बोली।
वो शख्स उतरा, दरवाजा खोला। उतरो, अंदर जा रही हो। अपने सवालों के जवाब बाद में मिलेंगे। रजिया बदहवासी में पीछे हटी। मैं नहीं जा सकती, ये सब गलत है। इसने इसके बाजू को नरमी से थामा मगर लहजा अटल था। मैं जबरदस्ती कर सकता हूं मगर नहीं कर रहा। बेहतर है खुद से चलना सीखो। वो कुछ लम्हे साकित खड़ी रही, फिर जैसे खुद को हार जाने दिया और गाड़ी से बाहर आ गई। गेट पर दो मुहाफिज सर झुकाए खड़े थे। दरवाजा फौरन खोल दिया गया। अंदर का मंजर और भी चौंकाने वाला था। खूबसूरत लान, राहदारी में सफेद मोजे, रोशनियों से सजा हाल और खिदमतगार ख्वातीन जो एकदम मुतहर्रिक हो गईं। इसे अंदर ले जाओ। वो मर्द हाल में रुका और खादमाओं को इशारा किया। अरे नहीं, मैं अकेली जा सकती हूं। रजिया की आवाज कांपी। वो शख्स उसके करीब आया, बहुत करीब, यहां तक कि उसकी सांसों की हिद्दत महसूस हुई। मुझे लोगों के सामने तमाशा अच्छा नहीं लगता। तुम यहीं से सीधे कमरे में जाओ। रजिया साकित हो गई। खादिमाओं ने नरमी से इसका बाजू थामा और वो बेइख्तियार कदमों से अंदर चल दी। कमरा इतना खूबसूरत था कि देखते ही देखते वो एक लम्हे को हकीकत भूल गए। मखमली पर्दे, शफाफ आईने और नर्म बिस्तर। वो अंदर गई और अचानक जमीन घूमने लगी। कौन मालिक? खादमा ने नजरें झुका ले। जिसने आपको लाए वही हमारे मालिक हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई। वही मर्द अंदर आया बना इजाजत, जैसे ये कमरा इसका भी हो। तबीयत कैसी है? अब आखिर चाहते क्या हैं? रजिया ने कमजोर आवाज में पूछा। अभी कुछ नहीं, बस तुम्हें आराम करना है। अब मुझे यहां क्यों लाए हैं? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जरूरत थी। तुम इसी जगह के काबिल हो। रजिया उलझ गई। ये सब एक खेल है ना? कोई और शर्त, कोई और कीमत? वो मुस्कुराया, आगे बढ़ा और बिस्तर के कोने पर बैठ गया। शर्त तो है, हाँ, कि तुम कुछ दिन खामोश रहो, सवाल ना करो और जो कहूं वो करो। और अगर ना करूं तो मैं तुम्हें फिर उसी गिली में छोड़ दूंगा जहां तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकला था। इसके लहजे में चोट नहीं थी, हकीकत थी। ऐसी हकीकत जिससे इनकार मुमकिन नहीं था। वो उठा, रजिया की तरफ देखा। तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन तुम तब तक यहां रहोगी जब तक मैं चाहूं। तो मैं कैद हूं, तुम आजाद हो, लेकिन इस आजादी का दरवाजा तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। रात का वक्त हो चुका था। खादमाओं ने खाना लगा दिया। रजिया ने दो नवाले लिए और हाथ रोक लिया। वो शख्स दरवाजे पर रुका, फिर वापस पलटा और आहिस्ता से बोला, ये कमरा, ये घर सब तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम ये ना समझना कि मैं नर्म दिल हूं। मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो पलटा और दरवाजा बंद करके चला गया। रजिया ने कमरे की दीवारों को देखा। सब कुछ नरमी, आसाइश और खामोशी में लिपटा हुआ था, मगर उसके दिल में शोर था। वो जानती थी खतरा खत्म नहीं हुआ, बस शक्ल बदल गई थी। और अब वो एक ऐसे मर्द के रहमो करम पर थी जो गुस्से में तो नहीं था मगर मुकम्मल कंट्रोल में था। वो अपने वालिदैन से कोसों दूर थी, न जाने उन्हें खबर हुई भी होगी या नहीं। रात को सोने से पहले इसने कंबल खींचा, आंखें बंद की मगर नींद नहीं आई। सिर्फ एक जुमला इसके जहन में बार बार गूंजा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जब तक तुम मेरी बात मानोगी। वो शख्स जिसे सब मालिक कहते थे, रोजाना रात को देर से आता। कभी कभार कमरे के दरवाजे पर रुकता और फिर बिना कुछ कहे वापस चला जाता। वो निगाहें झुकाए रहती, साकित, जैसे इसकी मौजूदगी किसी नर्म खतरे की अलामत हो। एक दिन शाम के वक्त जब वो बागीचे में बैठी थी, वो पीछे से आकर रुका। यहाँ मौसम अच्छा होता है, मगर तुम्हारा चेहरा हमेशा बेमौसम क्यों लगता है? वो चौंकी मगर फौरन खुद को संभाला। आजादी ना हो तो हर मौसम एक सा लगता है, इसने हल्के लहजे में कहा। वो मुस्कुराया, दिलचस्प जवाब। वो चंद कदम उसके करीब आया। अब दोनों के बीच फासला महज चंद इंच का था। क्या तुमने यहां कभी खुद से बात की? रोज करती हूं। वो पलटी नहीं मगर आवाज में थकन वाज़े थी। और क्या कहती हो खुद से? कि शायद मैं अब किसी और दुनिया की हो चुकी हूं। वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, तुमने कभी पूछा नहीं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया? रजिया पलटी, नजरें इसकी आंखों में गाड़ दें।
पूछने से सच बदलता नहीं। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। खादमा बोली, मालिक ने बुलाया है। स्टडी रूम में वो गई, दिल में एक धड़कती उलझन लिए। कमरे में दाखिल हुई तो वो किताबों से भरी अलमारी के सामने खड़ा था। सफेद शर्ट, बाजू चढ़े हुए और सिगरेट जलाए खड़ा था। बैठो, उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। रजिया खामोशी से बैठ गई। आज मैं तुमसे कुछ जाती बात करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मैंने कभी किसी से नहीं कहा। वो कुर्सी से उठा, खिड़की की तरफ चलते हुए बोला, मेरी माँ तवाइफ नहीं थी, मगर इसे तवाइफ कहा गया सिर्फ इसलिए कि वो खूबसूरत थी। शौहर मर चुका था और किसी से मुस्करा कर बात कर लेती थी। रजिया ने नजरें झुका ले। एक दिन लोग उसकी इज्जत के दुश्मन हो गए। इल्जाम लगा, थाने गई, कुछ साबित न हुआ। फिर मोहल्ले वालों ने इसे चौराहे पर घसीटा। वो चीखती रही मगर कोई नहीं बोला। जैसे तुम चला रही थी इस दिन इसकी आवाज में लर्जिश नहीं थी, सिर्फ तल्ख सुकून था। मैं बच्चा था, छपकर सब देखता रहा। वो मेरे सामने मारी गई सिर्फ इसलिए कि वो खामोश नहीं थी। इस दिन मैंने फैसला किया कि एक दिन किसी को वो इज्जत दूंगा जो मेरी मां से छीनी गई। रजिया की पलकें लरजने लगे मगर आंसू नहीं टपका। वो उसके करीब आया, मेज के कोने पर हाथ रखा, इसकी तरफ झुका। तुम मेरी पहली मेहमान हो जिस पर मैंने इख्तियार से ज्यादा रहम रखा है। वो नजरें चुराने लगी। तो क्या सब ये एक मिशन है या एहसास जुर्म? वो हंसा तल्खी से, ये सब एक जंग है मेरे अंदर लड़ी जाने वाली। फिर कुछ लम्हों बाद वो नर्म हुआ। उसका चेहरा इसके बहुत करीब आ गया। मैं चाहूं तो तुम्हें छू सकता हूं, तुम्हें अपनी कहानी में बांध सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा। जानती हो क्यों? रजिया खामोश रही। क्योंकि मुझे तुम्हारी यहाँ का इंतजार है और तुम्हारी यहाँ सिर्फ तुम्हारी होगी, किसी मजबूरी या एहसान की नहीं। वो पलटा, सिगरेट एशट्रे में बुझाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। और हां, कल से तुम बाहर जा सकती हो। मेरे बंदे तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो इज्जत मैंने तुम्हें दी है वो वापस नहीं ली जाएगी। दरवाजा बंद हुआ और रजिया कुर्सी पर साकित बैठी रही। अगले दिन वो बाहर निकली। शहर के एक कोने में एक छोटे से कैफे में बैठी पहली बार चाय पी। दो नौजवान लड़कियां पास बैठी थीं, हंसती हुई कॉलेज की बातें कर रही थीं। इसे अपना माजी याद आ गया और कुछ पिल्लों के लिए वो सिर्फ रजिया थी। ना कैद, ना तमाशा, ना कुर्बानी। रात को वापस आई तो वो शख्स स्टडी में था। कैसा रहा दिन? उसने पूछा। ठीक। क्या भागने का दिल किया? क्या भागती तो पकड़ी जाती? नहीं, पकड़ने से ज्यादा खोने का डर था। रजिया ने पलट कर देखा। इसकी आंखों में वही गुरूर था, मगर अब एक नर्म गोशा भी झांकने लगा था। और इस लम्हे पहली बार वो सोचने लगी, क्या ये सब सच है? क्या वाकई ऐसा मर्द भी हो सकता है जो इज्जत दे बगैर कीमत लिए? ये सवाल इसके अंदर देर तक गूंजता रहा और शायद पहली बार उसने इसे खतरा नहीं, सहारा समझा। अगले दिन वो उसे लेकर नीचे गया। एक रोशन कमरा जिसमें रंग बरंगे कपड़े, धागे, मशीनें और एक लंबी मेज रखी थी। दीवार पर उसके नाम की तख्ती लगी थी। रजिया का काम। वो नजरें चरा कर बोली, अब जानते नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकती, अंदर से टूट चुकी हूं। इसने इसका हाथ थामा, पहली बार नरमी से, और एक लम्हे को रोक कर बोला, तुम्हारे अंदर अभी बहुत कुछ है, बस तुमने खुद को देखना छोड़ दिया है। इस लम्स में कोई जबर नहीं था, मगर शिद्दत जरूर थी। वो झिझकी मगर हाथ नहीं छुड़ाया। कई दिन गुजर गए। रजिया अब रोज सुबह बाग में चहल कदमी करती, फिर कुछ वक्त लाइब्रेरी में गुजारती और शाम को सटोदेव में काम करती। खादमाएं इसे बीबीजी कहने लगी थीं। इसकी चुप में अब खुददारी शामिल हो गई थी। एक दिन शाम को वो इसे लेकर छत पर आया। नीचे शहर की रोशनियां फैल रही थीं। ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम खुद को दोबारा तराशना चाहो। रजिया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। अब हर बार मुझे ख्वाब दुखा देते हैं, मगर मैं अब डर चुकी हूं ख्वाबों से। वो इसके करीब आया, बिल्कुल करीब। इसकी सांसें रजिया की गर्दन को छू रही थीं। उसने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें कोई वदा नहीं दे रहा, सिर्फ इख्तियार दे रहा हूं। रजिया की पलकें लरजने लगे।
اس نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر قدم جم گئے، اور اگر میں پھر بکھر گئی، اس کی آواز ہلکی تھی، تو میں تمہیں دوبارہ جوڑ دوں گا، مگر اب کی بار تمہارے طریقے سے۔ یہ جملہ اس کے دل کے سب سے بند کمرے میں جا کر گونجا۔ وہ پلٹی، نظریں جھکائیں اور کہا، اب اتنے اچھے کیوں ہیں؟ میں اچھا نہیں ہوں، صرف وہ نہیں ہوں جو تم پہلے سہ چکی ہو۔ اس رات رضیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ پہلی بار وہ اپنے چہرے سے شرمندہ نہیں ہوئی۔ اس نے ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگائی، بالوں کو سنوارا اور خود سے کہا، میں اب صرف درد نہیں، ہنر بھی ہوں۔ کچھ دن بعد وہ شخص اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی ڈائری تھی۔ یہ کیا ہے؟ رضیہ نے پوچھا۔ ایک نیا آغاز۔ تمہیں لکھنا ہے اپنے بارے میں، اپنے سچ، اپنے جھوٹ، اپنی خواہشیں۔ میرے پاس لکھنے کو کچھ نہیں، وہ بولی۔ تمہارے اندر سمندر ہے اور میں صرف کنارے بیٹھا خالی ہوں۔ وہ قریب آیا، اتنا کہ اس کی انگلیاں اس کی انگلیوں سے چھو گئیں۔ لکھو اور مجھے بہا لے جاؤ۔ اس کی آواز میں شرارت تھی مگر آنکھوں میں احترام۔ وہ جھکی، ڈائری تھامی اور آہستہ سے مسکرا دی۔ اگر میں نے سب سچ لکھ دیا تو شاید اب مجھے پسند نہ کرے۔ مجھے تمہاری سچائی سے محبت ہو چکی ہے، وہ بولا۔ جھوٹ سے نہیں ڈرتا، مگر خاموشی سے ضرور۔ رضیہ نے نظریں چرائی۔ اس کے قدموں میں بھی ہچکچاہٹ تھی مگر دل میں ایک ڈر کھلنے لگا تھا۔ یہ وہ قید تھی جس کا دروازہ کھلا تھا اور جس میں رہنا اب سزا نہیں، شاید ضرورت بن چکی تھی۔ رات کی ہوا میں نمی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ رضیہ چھت پر کھڑی خاموشی سے شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ پلٹی تو وہی شخص جس کا نام اب تک اس کے لبوں سے نہ نکلا تھا، آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ آج بہت خاموش ہو، کچھ لکھا نہیں۔ آج دل بھرا ہوا ہے، لفظ نہیں نکل رہے۔ تو شاید اب وقت ہے کہ کچھ سن لو۔ وہ اس کے ساتھ آ کر رکا، اتنا قریب کہ رضیہ کی سانسیں رکنے لگے۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا؟ رضیہ نے نظریں چرائی۔ میں نے وہ سوال کئی بار سوچا، لیکن پوچھا نہیں، کیونکہ تمہیں ڈر تھا کہ جواب سننے کے بعد تم خود پر قابو نہیں رکھ پاؤ گی۔ وہ خاموش رہی، مگر آنکھوں میں کئی سوال تیرنے لگے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میری ماں فاطمہ بہت مضبوط عورت تھی، سلائی کا کام کرتی تھی، پورے گاؤں میں عزت دار سمجھی جاتی تھی، مگر کچھ مردوں کو ایک اکیلی عورت کی خودداری ہضم نہیں ہوئی۔ ایک دن اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ اپنے گھر میں غیر مردوں کو بلاتی ہے۔ رضیہ کی سانس تھم سی گئی۔ لوگوں نے کچھ نہ پوچھا، کچھ نہ سوچا، بس فیصلہ سنا دیا۔ ایک دن شام کو اس کے دروازے پر ہجوم آیا اور وہیں اسے آگ لگا دی۔ وہ تھم کر بولا، میں 11 سال کا تھا، سب کچھ آنکھوں سے دیکھا۔ اس دن میرا دل جل گیا، میری ماں کے ساتھ۔ رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے چہرہ موڑ لیا۔ تب سے ایک ہی بات ذہن میں رہی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف جھکا، اگر میں ایک عورت کو بچا سکوں تو شاید ماں کو سکون مل جائے۔ تو آپ نے مجھے بچایا صرف اس لیے؟ نہیں، تم صرف کوئی عورت نہیں تھی، تم وہ آواز تھی جو اس دن سڑک پر چیخی تھی مگر کسی نے نہ سنی۔ تمہاری وہ آنکھیں تھیں جو سب کچھ کہہ کر بھی جھکی نہیں تھیں۔ کہ رضیہ کا دل تیز دھڑکنے لگا، وہ اس کے بہت قریب تھا۔ اور اس دن جب میں نے تمہیں خریدا تو میں نے حقیقت میں کچھ نہیں خریدا، میں نے صرف تمہاری تذلیل کو روکا۔ وہ اب بالکل سامنے کھڑا تھا، لیکن اب جو تمہیں دیکھتا ہوں تو بچانا کافی نہیں لگتا، تمہیں سمجھنا، سنبھالنا شاید ضروری ہو گیا ہے۔ رضیہ نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اب مجھے سمجھنے کی اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تمہیں کوئی بھی کبھی سمجھ نہیں پایا، اور میں شاید اس کمی کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، آہستہ سے رضیہ کی کلائی کو چھوا۔ ڈرو مت، یہ لمس صرف یقین دلانے کے لیے ہے، قبضے کے لیے نہیں۔ رضیہ کا دل کانپ اٹھا، وہ جھجکی مگر ہاتھ پیچھے نہ کیا۔ پہلی بار اس نے کسی لمس میں خوف محسوس نہیں کیا۔ میں تمہاری ہاں کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن یہ ہاں تمہارے دل سے نکلنی چاہیے، کسی احسان کی قید سے نہیں۔ وہ خاموشی سے پلٹی، نرمی سے بولی، میں ابھی بھی خوف زدہ ہوں، تمہارا حق ہے، لیکن جب تم تیار ہو جاؤ میں یہیں رہوں گا۔
तुम्हारी हाँ के लिए नहीं, तुम्हारी सच्चाई के लिए मौसम में खुनकी बढ़ने लगी थी। रज़िया अब स्टोदेव में बाकायदगी से काम कर रही थी। एक नई जिंदगी की बुनियाद रखी जा चुकी थी। दिन कुछ सुकून वाले हो चुके थे और शामें नर्म गुफ्तगू में गुजरने लगी थी। वो शख्स जिसके वजूद ने सब कुछ बदल दिया था, अब उसके मामूल का हिस्सा था। अक्सर खिड़की के किनारे खड़ा, हाथ में काफी और आंखों में वो सवाल जो वो पूछता नहीं था, सिर्फ इंतजार करता था, इस मामूल में अचानक खलल पड़ा। इस शाम जब रज़िया स्टोदेव से निकली तो दरवाजे पर खादमा घबराई हुई खड़ी थी। बीबी जी, मालिक ने आपको फौरन बुलाया है। वो अंदर पहुंची तो लाउंज में टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। इसे सड़क पर घसीटते हुए जाहिद की आवाज, वही ताने और वही चीखें। लेकिन अब एक नई बात थी, साथ एक एलिफेटेड वीडियो जिसमें रज़िया किसी नामालूम शख्स से बात कर रही थी। ऑडियो बदली हुई और मफहूम जलील रज़िया के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कहां से आई? वो शख्स जो हमेशा मजबूत नजर आता था, अब इसका जबड़ा सख्त था, आंखों में तूफान दबा हुआ। जाहिद, उसने दांत पीसते हुए कहा, वापस आया है और अब सस्ते हथकंडों पर उतर आया है। ये झूठ है, ये सब झूठ है। रज़िया की आवाज टूटने लगी। जानता हूं, लेकिन ये झूठ अब पर्दे से बाहर आ चुका है और मैं खामोश नहीं बैठूंगा। वो उठा, मोबाइल पर एक कॉल मलाई। इमरान, अगले 2 घंटों में मेरी लीगल टीम और मीडिया सेटअप चाहिए। ये गंदगी अब सड़क पर धोई जाएगी, कानून के पानी से। रज़िया उसकी तरफ देखती रही। अगर ये सब बढ़ गया तो आपकी साख भी तो मुतासिर होगी। वो इसके करीब आया, इसका चेहरा अपने हाथ में थामा। मेरी साख तुमसे है, बाकी सबको मैं खरीद सकता हूं। इस रात एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कैमरों की कतार, रिपोर्टर्स की चमकती आंखें और दरमियान में वो शख्स जो सबका मरकज था। मैं आज यहां सिर्फ एक बात कहने आया हूं, उसने सख्त लहजे में कहा। ये औरत जिसे तुम सब ने पहले तमाशा समझा, वो मेरी इज्जत है। जो वीडियोस तुमने देखी हैं, वो गवाही हैं इसके जुर्म की नहीं, तुम्हारी खामोशी की। रिपोर्ट ने सवालात दागे किया। ये सब सच है? आपका जाती ताल्लुक है इस औरत से? हाँ, वो बगैर झिझक के बोला। और वो ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी या जज्बाती नहीं, एक जंगी अहद है। अगले दिन सोशल मीडिया पर तूफान बरपा था। हैशटैग्स में रज़िया का नाम, तस्वीर, वीडियोस और इंटरव्यू के क्लिप्स। लेकिन पहली बार उसे किसी ताने या गाली के बजाय हमदर्दी और हिमायत मिल रही थी। वो मेरी इज्जत है, ये जुमला वायरल हो चुका था। कमरे में वो शख्स थका हारा वापस आया, कोट उतारा और सोफे पर बैठा। रज़िया ने पानी का गिलास दिया खामोशी से। वो गिलास थामकर उसकी आंखों में देखता रहा। ये सब तुम्हारे लिए किया और तुम खामोश हो। मैं बोलूं तो कम लगेगा, चुप रहूं तो गुनहगार लगूं। तो कुछ करो जो मुझे लगे कि तुम हो। रज़िया चंद लम्हे साकित रही, फिर आहिस्ता से इसके करीब आई। आपने मुझे वो दे दिया जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सिर्फ एक सवाल है, पूछो, क्या ये सब खत्म होने के बाद अब मुझे छोड़ देंगे? उसने इसका हाथ थामा, आहिस्ता से बोला, तुम अब सिर्फ मेरी इज्जत नहीं, मेरी जिद हो चुकी हो, और मैं कभी जिद अधूरी नहीं छोड़ता। अगले दिन अदालत में जाहिद को बुलाया गया। कानूनी टीम ने हर झूठी वीडियो, हर इल्जामात की तफसीलात अदालत के सामने रखे। असल और एलिफेटेड वीडियोस का फर्क वाज़े किया गया। जाहिद हकलाता रहा, बहाने बनाता रहा, मगर सच्चाई दीवार बन चुकी थी। जज ने जाहिद को मुजरिमाना हरासा करने और किरदार कशी के तहत सख्त सजा सुनाई। अदालत के बाहर वो शख्स मीडिया से घिरा हुआ था। अब आगे क्या इरादा है आपका इस औरत के साथ? वो सब जीना है जो तुम्हारी नजर में सिर्फ कहानियों में होता है। रज़िया वो सब कैमरों के पीछे से देख रही थी। इसके चेहरे पर आंसू थे, मगर पहली बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, शुक्र के थे। इस रात वो उसके कमरे में दाखिल हुआ, थका हुआ मगर मुतमईन। तुम्हें बताया था ना, ये लड़ाई मेरी थी, तुम सिर्फ मेरी वजह थी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे यूं इज्जत देगा। वो करीब आया, बहुत करीब, इतना कि दोनों के दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला रह गया। अब सोच लो,
क्योंकि अगला कदम मोहब्बत है और इसमें तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं करूंगा। रज़िया की आंखों में नमी, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट और दिल में एक धड़कन जो कह रही थी, ये आजमाइश की वापसी नहीं, शायद नई शुरुआत की दहलीज है। अदालत के फैसले के बाद सारा मंजर बदल गया। जिस लड़की की वीडियोस कभी सोशल मीडिया पर मजाक बन गई थीं, अब वही क्लिप्स अदालत की फाइलों का हिस्सा बनकर अदालती सच्चाई बन चुकी थी। साबिक शौहर को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई और रज़िया को बेगुनाह, इज्जतदार और खुद मुख्तार तस्लीम किया गया। टीवी चैनल्स पर तबसरे हो रहे थे, अखबारात में उसकी तस्वीर के नीचे अब तंस नहीं तहसीन लिखी जा रही थी। महलनुमा घर के अंदर सुकून था मगर एक गहरी खामोशी थी। रज़िया खिड़की के पास बैठी अपने हाथों की लकीरें देख रही थी। वो हाथ जो कभी लरसते थे अब मजबूत हो चुके थे। इतने में ही वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। सफेद शर्ट की आस्तीनें मोड़ी हुई, हाथ में फाइल का पुलंदा, आंखों में वही पुराना गुरूर। खबर देखी तुमने? उसने पास आकर फाइल इसके सामने रखी। नहीं, तुम्हें देखनी चाहिए। लोग अब तुम्हें अलामत कह रहे हैं। तुम सिर्फ मजलूम नहीं रही, तुम मिसाल बन चुकी हो। रज़िया ने धीरे से फाइल को बंद किया। क्या इस मिसाल के बाद सब कुछ मामूल पर आ जाएगा? नहीं, वो कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन तुम्हारा सच अब दबाया नहीं जा सकता और मुझे लगता है अब वक्त है तुम्हें नई शनाख्त देने का। रज़िया की पलकें लर्ज। कौन सी शनाख्त? वो उठा और उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों हाथ इसकी आर्म चेयर के बाजुओं पर रखे, झककर आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी की शनाख्त, बाकायदा, कानूनी, इज्जतदार। वो चौंकी, नजरें इसकी आंखों में जाकर रुक गईं। क्या ये फैसला भी आपने खुद ही किया है? मैं फैसले करता हूं, मगर तुम पर जबरदस्ती नहीं। हाँ, ये तुम्हारे लिए एक पेशकश है और मेरे लिए एक जिद। और अगर मैं इनकार कर दूं, तो मैं दोबारा पेशकश करूंगा, हर दिन, जब तक तुम हाँ ना कह दो। रज़िया के होंठों पर एक धीमी मुस्कुराहट आई। अब का लहजा हुक्म देने वाला लगता है, मगर अंदाज हैरत अंगेज नर्म, क्योंकि तुम नरमी के मुस्तहिक हो और इख्तियार की भी। अगले चंद दिन मीडिया और समाज के शोर में गुजरे। ख्वातीन की तंजीमें रज़िया से राब्ते करने लगीं। इसे सेमिनार्स और प्रोग्राम्स में बुलाया गया, मगर वो सबसे पीछे रहकर देखती रही। अभी भी इसने फैसला नहीं किया था। एक शाम वो लॉन में बैठी थी, सामने रोशनियों में चमकता फवारा और पीछे से इसकी आहट। वो आकर उसके बिल्कुल पीछे रुका। अब कितना वक्त लोगी तुम? कभी कभी जो फैसले जिंदगी बदलते हैं वो रातों में नहीं, वक्त में पकते हैं। तुम मुझसे डरती हो? रज़िया पलटी, सीधी आंखों में देखा। नहीं, खुद से डरती हूं कि कहीं तुम्हें हाँ कहकर दोबारा खुद को न खो बैठूं। वो इसके करीब हुआ, इतना कि दोनों के दरमियान अब सिर्फ धड़कनें बाकी रह गईं, जिनकी आवाज अब दोनों को सुनाई देती थी। तुम अब खोने के काबिल नहीं रही। अब तुम सिर्फ मुकम्मल हो सकती हो और मैं मुकम्मल करने वाला हूं। 2 दिन बाद इसने सब खादमाओं को जमा किया, ऐलान किया, कल निकाह है। सब तैयारियां मुकम्मल हों, मेहमान कम होंगे मगर इज्जत मुकम्मल होगी। रज़िया ने कोई एतराज नहीं किया। इसकी खामोशी पहली बार हाँ के जैसी महसूस हुई। निकाह के दिन वो सफेद सादा लिबास में मलबूस, हल्की सी लिपस्टिक, चमकती आंखों के साथ जिसे रोशनी की एक खुद मुख्तार किरण लग रही थी। वो इस हाल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें इस पर जिम गईं। कोई शोर नहीं, बस एहतराम था। वो शख्स सिया शेरवानी में एतमाद से खड़ा, जैसे वो इस दिन का बरसों से मुंतजर हो। निकाह की आवाजें बुलंद हुईं, गवाह खामोश रहे और जब काजी ने पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? रज़िया ने पल भर रुक कर देखा, फिर धीरे से कहा, कबूल है। इस जुमले में हिचकिचाहट नहीं, इख्तियार था। निकाह के बाद वो उसके पास आया, भीड़ से हटकर आहिस्ता से बोला, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी इज्जत हो। और आप? मैं वो शख्स जिसे तुमने मुकम्मल कर दिया। वो उसके करीब आया, होंठ उसके कान के करीब ले जाकर बोला, अब इजाजत है? रज़िया ने नजरें झुकाईं मगर चेहरे पर एक नर्म सी चमक थी। वो रात पहली बार इन दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी, ना माजी का साया ना मुस्तकबिल का खौफ। सिर्फ वो 2 इंसान थे जो एक दूसरे की मौजूदगी को तस्लीम कर चुके थे, बगैर शराइत, बगैर जख्म।
और रजिया ने आईने में खुद को देखा तो इस बार वो सिर्फ जिंदा नहीं थी, मुकम्मल थी। निकाह के बाद इसने पहली सुबह उसके पहलू में जाग कर गुजारी। कमरे में खुनकी थी और वो शख्स उसका शौहर अब भी पुरसुकून नींद में था। रजिया ने इसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब सोते हुए बहुत मासूम लगते हैं। इसने आंखें बंद रखते मुस्कुरा कर जवाब दिया और जागते हुए खतरनाक वो आंखें खोलकर पलटा। इसके चेहरे के इतने करीब आया कि सांसें एक दूसरे को छूने लगे। तुम्हें खतरा पसंद है ना? क्योंकि अब तुम इसी के साथ जिंदगी गुजार रही हो। उसने शर्मा कर आंखें फेर ले, लेकिन दिल की धड़कन इतनी ऊंची थी कि खुद को सुनाई देने लगी। कुछ हफ्ते बाद रजिया ने एक फैसला किया। वो कमरे में बैठी थी, सामने मेज पर एक फाइल जिस पर लिखा था औरत पना, एक नया आगाज। वो इसके पास आई, फाइल उसके सामने रखी। मैं ये खोलना चाहती हूं। क्या है ये? एक हेल्प सेंटर, ऐसी औरतों के लिए जिन्हें किसी ने खरीदा नहीं मगर सब ने छोड़ दिया। वो फाइल उठाकर देखने लगा, फिर आहिस्ता से बोला, यकीन है तुम्हें अपने मकसद पर जितना अपने जख्मों पर है, तो फिर ये काम तुम करोगी। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? हर कामयाबी के बाद एक शाम सिर्फ मेरी होगी, तुम्हारी मुकम्मल तवज्जो, मुकम्मल वक्त। वो हंस पड़ी। ठीक है, लेकिन शाम का आगाज अब करेंगे। मैं खत्म करने की जिम्मेदारी नहीं लेती। सौदा तय पा गया। मरकज कायम हुआ, पहले छोटी जगह पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख्वातीन आने लगे। कुछ थकी हुई, कुछ टूटी हुई और कुछ वैसे ही खामोश जैसे कभी वो खुद थी। लेकिन अब उनके सामने एक रजिया खड़ी थी, बाहिम्मत, निडर और रहनुमा। एक दोपहर जब वो सेंटर में थी, एक नौजवान लड़की कांपती हुई आई, जिस्म पर नील और चेहरा झुका हुआ। रजिया ने उसे देखा और बाहों में ले लिया। तुम यहां महफूज हो, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी और रजिया को लगा जैसे वक्त ने इसे एक और मौका दिया हो, किसी और का माजी बचाने का। शाम को वो घर आई तो वो शख्स उसका मुंतजर पाया। टेबल पर 2 प्लेटें और रोशनी हल्की हल्की। ये शाम मेरी थी, याद है? बेहद खाने के बाद वो उसे छत पर ले गया। हवा में ठंडक थी और फिजा में खामोशी। तुम बदल गई हो। नहीं, बस असल बन गई हूं। और मैं अब पहले से भी ज्यादा जिद्दी और खतरनाक। वो आगे बढ़ा, इसे अपनी बाहों में लिया। और तुम अब मेरे लिए दुनिया हो, मुकम्मल, मजबूत और नाकाबिले तस्खीर। वो इसके सीने पर सर रखकर बोली, जब कोई औरत खुद को पहचान ले तो दुनिया खुद झक जाती है। कुछ दिनों बाद वो अपने पुराने मोहल्ले गए। वही गिल्ली, वही छतें, मगर नजरें बदल गई थीं। अब दरवाजे खिले थे, जुबानें खामोश और निगाहें इज्जत से झुकी हुई। इसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी बेटी तो हार मानने वालों में से नहीं थी। रजिया ने उनके कदमों को छुआ और नरमी से कहा, अब की दुआ ने जीतना सिखाया। मोहल्ले के वो लोग जो कभी तमाशा देखते थे, अब सेंटर के लिए चंदा देने आ रहे थे। वो जान चुके थे कि जुल्म सहने से जुल्म रुकता नहीं, सिर्फ आवाज उठाने से रुकता है। रात को जब वो वापस आई तो उसे किताब पढ़ते पाया। उसने किताब बंद की और कहा, आजकल तुम्हें कम वक्त मिलता है मेरे लिए। अब मेरे सब वक्त के मालिक हैं, बस मैं अब वक्त की कीमत समझ गई हूं। वो हंसा, तो अब कीमत वसूल करूंगा। वो करीब आया, इसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, ये अंजाम नहीं, सिर्फ एक नया आगाज है, और तुम मेरी दास्तान की सबसे खूबसूरत सतर हो। रजिया ने आंखें बंद कर ली और पहली बार महसूस किया, ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये अब हर इस लड़की में जिंदा है जो खामोशी से जीने पर मजबूर है, और अब वो चाहती है कोई और खामोश ना रहे।